नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं और अब वक्त हो गया है उस शो का जिसका आप हर रोज बेसब्री के साथ इंतजार करते हैं। तो शुरू होने वाला है घंटी बजाओ। घंटी बजाओ मतलब जनता की आवाज, आम आदमी को इंसाफ दिलाने वाला टीवी न्यूज का शो। घंटी बजाओ में हम वही खबर आपको दिखाते हैं जिसका सीधा असर एक व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। आजकल हर तरफ सेना में भर्ती की सरकारी योजना अग्निपथ की चर्चा है। अग्निपथ को लेकर युवाओं के एक बड़े वर्ग में नकारात्मक धारणा है, जिसका नतीजा हम हिंसक आंदोलन के तौर पर देख रहे हैं। तो सवाल यह कि क्या वाकई अग्निपथ योजना युवाओं के भविष्य के लिए ठीक नहीं? आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कोई भी सुधार शुरू में अप्रिय लगता है लेकिन उसके दूरगामी परिणाम अच्छे होते हैं। सवाल यह है कि अग्निपथ के समर्थन में सरकार के तर्क सही हैं या युवाओं की चिंता वाजिब है। एक बात जो तय नजर आती है मौजूदा दौर में, वो ये कि बेरोजगारों की अग्नि परीक्षा इस देश में लंबे समय से जारी है। युवाओं के मन में संदेह के पीछे वजह यह भी कि पहले की भर्तियां ही जब अब तक पूरी नहीं हो पाई हैं, तो नई योजना का कितना और क्या फायदा होगा। तो घंटी बजाओ की ये बड़ी पड़ताल देखिए और युवाओं की अग्नि परीक्षा लेने वाले सिस्टम के खिलाफ 8422840000 पर घंटी जरूर बजाइए। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। क्या आप इस मिशन के लिए तैयार हैं? अग्निवीर के लिए तैयारी नहीं। अग्निवीर के लिए तैयारी नहीं। हम लोगों का पूरा करियर बर्बाद करते, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब तो एग्जाम भी कैंसिल हो गया, अब तो हम कहीं का नहीं रहे। 25 साल बाद तो बेरोजगारी। क्या आप इस मिशन के लिए तैयार हैं? 4 साल नौकरी करी, उसके बाद आके हम क्या करेंगे? मजदूरी या यहाँ पे सड़क पे गोलगप्पे लगाएंगे? क्या यहाँ घास छिलेगा? अग्निवीर के लिए तैयारी नहीं कर, उसमें अब जाने से मतलब लग नहीं रहा है कोई फायदा। अंदर से जो है ना, टूट चुका है। तो क्या वजह है कि देश के नौजवानों का जोश हाई नहीं है? 25 साल बाद तो बेरोजगारी। ऐसा क्या हो गया कि सेना में भर्ती का जोश ठंडा पड़ने लगा है? 4 साल नौकरी करी, उसके बाद आके हम क्या करेंगे? मजदूरी या यहाँ पे सड़क पे गोलगप्पे लगाएंगे? आखिर क्यों सालों से सेना की तैयारी करने वाले अब हताश हैं? अंदर से जो है ना, टूट चुका है। जबकि खुद प्रधानमंत्री मोदी देश को ये भरोसा दिला रहे हैं कि सुधार के लिए जो कदम सरकार उठा रही है, भविष्य में उसका फायदा होगा। कई फैसले, कई रिफॉर्म तात्कालिक रूप से अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ उन रिफॉर्म्स का लाभ आज देश अनुभव करता है। सेना में जवानों की भर्ती की नई योजना अग्निपथ को भी एक रिफॉर्म यानी सुधारवादी कदम माना जा रहा है। इसके जरिए एक तरफ सेना की औसत उम्र कम करने का लक्ष्य है, तो दूसरी तरफ ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को सेना में काम करने का मौका और अनुभव दिए जाने की बात कही जा रही है। फिर भी विरोध करने वाले कोई तर्क सुनने को तैयार नहीं। उनका कहना है ये दरअसल उनके साथ किया गया धोखा है। मुझे 5 साल हो गई तैयारी करते हुए, हमें सिर्फ नौकरी चाहिए पूरी, अन्य हम बिल्कुल नहीं चाहेगा। आजीवन हमारी पेंशन भी होनी चाहिए। हम यहाँ आके क्या करेंगे? मजदूरी करेंगे, क्या करेंगे? जी 4 साल हो गए मुझे तैयारी करते हुए। पीओडी पहली बात तो हमें चाहिए नहीं बिल्कुल भी, कि इसके कुछ भी फायदे नहीं है। कि 4 साल बाद हम गए 4 साल बाद हमने 4 साल नौकरी करी, उसके बाद आके हम क्या करेंगे? मजदूरी या यहाँ पे सड़क पे गोलगप्पे लगाएंगे? हालांकि सरकार और सेना की तरफ से लगातार इन नौजवानों के भ्रम को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। एक के बाद एक रियायतों का ऐलान किया जा रहा है। उम्र सीमा से लेकर 4 साल पूरा होने के बाद केंद्रीय सशस्त्र बलों में 10% आरक्षण तक का वादा कर दिया गया, लेकिन सेना में भर्ती के इच्छुक नौजवान इस पर खुश नहीं है। ये कह रहे हैं कि उनके बाद हम उसे वो देंगे 10% का कोटा हर चीज में, बीएसएफ में, आईएसएफ में। इसमें अभी जो उससे पहले जो नौकरी चल रही बीएसएफ वालों की, यही पूरी नहीं हो रही, ये सरकार कहाँ से पूरी करेगी? नहीं, मुझे ये कहना है कि जो 4 साल बाद युवा आएगा
ये कह रहे हैं कि BSF CRPF वगैरह वगैरह, ठीक है, डेस, तो ये हम कह रहे हैं कि 10% कोटा मिलेगा। अगर सेना को जाना होता तो वो डायरेक्ट जाएंगे, घूम के थोड़ी जाएंगे। और जब जिस बंदे को पसंद होगी वो उसमें ही तो जाएगा, वो 4 साल बाद क्या करेगा। तो इस तरह के तमाम सवाल उन युवाओं के मन में बने हुए हैं जो अब तक सेना में भर्ती का सपना संजोए हुए थे। रोज सुबह उठकर कुछ इस तरह अपना पसीना बहाने वाले आदित्य ये मानकर चल रहे थे कि जल्द ही उन्हें सेना में नौकरी मिल जाएगी और वो अपने परिवार की उम्मीदों को पूरा कर पाएंगे। लेकिन अब भर्ती की नई योजना ने उनके हौसले को तोड़ दिया है। ट्रेन चल रही है, आपको दिख रहा है, इनको दिख रहा है, उनको दिख रहा है, हम लोग की जिंदगी तरफ नहीं दिख रहा है। कैसे जिंदगी पे कैसे असर पड़ा मुझे बताइए। आपका शरीर पसीने से लथपथ है, एक मैराथन दौड़ने वाले की तरह आपने शरीर बनाया हुआ, मेहनत की है, सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। 5 साल अब घर वाला बोल रहे कि अब जाओ कमाने। बहुत दौड़ लिए, बहुत पढ़ लिए, हर दिन 100 रुपये लगा के जाते हैं पढ़ने के लिए, बाइक में तेल डाल के। पापा कहाँ से थे, पापा ही समझते हैं। पापा बोले कि अब क्या करोगे, 4 साल का हो गया, 4 साल के बाद क्या करोगे। सिवान के इस इलाके में अब से कुछ दिनों पहले तक सुबह के वक्त 50 से 60 युवा कसरत करते नजर आते थे, लेकिन अग्निपथ योजना के ऐलान के बाद से इन युवाओं की संख्या घटकर 10 से भी कम हो गई है। अब तक सेना की नौकरी के लिए दौड़ लगाने वाले पवन कुमार अब खुद को इस रेस से बाहर बता रहे हैं। अग्निवीर के लिए तैयारी नहीं करेंगे, उसमें अब जाने से मतलब लग नहीं रहा है कोई फायदा। उसमें जाने के अब मतलब अंदर से जो है ना टूट चुका है आर्मी में जाने का सपना। ये इससे तो मेरा दोस्त देख लीजिए, 3 आदमी दौड़ रहे हैं। कितना लोग यहाँ पे 30 लोग दौड़ते थे, अभी 3 आदमी दौड़ रहे हैं, है ना सर। मेरे में भी बोले और कोई नहीं जा रहा, तुम भी मत जाओ। ये सब घर के भी लोग बोल रहे हैं कि क्या करोगे, अभी से कुछ सोचो, उसमें होगा कि नहीं होगा उसमें भी कोई ठीक नहीं। तो क्या तैयारी करिएगा, दौड़ तो आप रही हैं ना, तो क्या स्टेट पुलिस कहाँ करेंगे। ये बिहार पुलिस में है, आराम से साइड से पैसा होगा, दिया जाएगा, हो जाएगा बिहार पुलिस में। मतलब ये आलम आ गया है कि साइड से ही होगा ना। इसमें तो पूरा एकदम साइड से आप 10 लाख दीजिए, नौकरी पाइए बिहार पुलिस में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बिहार पुलिस में। मैं प्रैक्टिस इसलिए छोड़ा हूँ कि मेरा जो रिटर्न था, जो बचा था, लास्ट उम्र था मेरा, लास्ट GD था, रिटर्न बचा था, वो कैंसिल हो गया। इससे मैं बहुत नाराज हूँ, सरकार से भी नाराज हूँ। पिछले नियम में भी तो मौका था ना, 23 साल तक था, नर्सिंग था, 21 तक GD था, उसके बाद नर्सिंग है, टेक्निकल है, आप किस में भी जा सकते हैं। तो पिछली बार भी तो मौका था ना, तो उससे तो कोई फायदा है नहीं। सिर्फ सिवान नहीं, सेना की तैयारी करने वाले देश के तमाम नौजवान सरकार से ये सवाल कर रहे हैं कि इतने सालों से उन्होंने जो मेहनत की, जो परीक्षाएं पास की, उसका क्या होगा। एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए हैं जिनको एग्ज़ाम देने थे। जैसे मैं भी डिफेंस एस्पिरेंट हूँ और मैंने भर्ती को क्लियर किया था, मेडिकल और फिजिकल टेस्ट मेरा क्लियर हो रखा है और मैं एग्ज़ाम के लिए वेट कर रहा था, बट एग्ज़ाम अचानक से कैंसिल कर दिया गया है। तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि आप लोगों को उसको क्लियर करना चाहिए। जो पहले जो एग्ज़ाम वगैरह हो चुके थे, इनका रिजल्ट आना बाकी था, इनका सिर्फ एग्ज़ाम बाकी था, फिजिकल हो चुके थे, अचानक वो भी कैंसिल कर दिए गए हैं, जबकि उनमें ये मेंशन नहीं था कि आपको TODA के लिए बुलाया जाएगा। ये भी बहुत गलत चीज़ किया है, इससे भी युवाओं में आक्रोश है। दरअसल कोरोना के कारण पिछले 2 सालों में सेना में भर्ती की प्रक्रिया रुक गई थी, लेकिन जो नौजवान उससे पहले परीक्षाएं पास कर चुके थे वो इस इंतजार में थे कि भर्ती शुरू होते ही उन्हें नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अग्निपथ योजना के साथ ही पुरानी भर्तियां रद्द हो गईं। हमने 2020 में एयरफोर्स की जो ग्रुप XY की होती है वैकेंसी आती है, हमने उसके लिए फॉर्म भरा, उसका एग्ज़ाम नवंबर में हुआ, नवंबर 2020 में हमने वो एग्ज़ाम पास किया। उसके बाद 12 जनवरी को हमारा फिजिकल टेस्ट हुआ, हमने वो पास किया। उसके बाद हमारा साइकोलॉजी टेस्ट हुआ, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन हुआ, हमने वो भी पास किया। उसके बाद 5 फरवरी को हमारा मेडिकल एग्ज़ाम हुआ, हमने वो भी पास किया। उसके बाद हमारी ज्वाइनिंग सिर्फ बाकी थी और अब 14 जून को जैसे ही सरकार ने अग्निपथ स्कीम लॉन्च की, उन्होंने बोला कि हमने तुम्हारी पुरानी जितनी भी भर्ती थी सब रद्द कर दी। चक्कर है भाई, चक्कर है। हाथ में तिरंगा लेकर प्रदर्शन करने वाले ये युवा 2018 में सेना की भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए थे। ये ग्राउंड और मेडिकल टेस्ट में भी पास हो गए थे, लेकिन अब तक उनकी लिखित परीक्षा नहीं हुई। इनकी मांग है कि सरकार को पहले पुरानी भर्ती पूरी करनी चाहिए, फिर नई योजना लागू करनी चाहिए। आज हमें 2 साल हो गए सर घर में बैठे, हमने कॉलेज छोड़ दिए इसके लिए सर। गरीब करके सर लड़के हम दिहाड़ी लगा के हम सर एकेडमी जाते हैं। हम क्या करेंगे, हमको बताओ आप।
सरकार क्यों नहीं सोच रही सर इसके बारे में? हमें मतलब जो हमारा एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है वो पूरा होना चाहिए बस। ये सरासर गलत है और युवाओं के साथ बिल्कुल गलत हो रहा है ये। तो अब सवाल है कि ये सही कैसे होगा? जो नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे उनके लिए सरकार कोई नया बदलाव करेगी क्या? घंटी बजाओ की अब अगली रिपोर्ट। असम के 35 में से 33 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इस सीजन में ही अब तक 73 लोगों की मौत हो चुकी है। सवाल यह है कि क्या इसके लिए सिर्फ कुदरत जिम्मेदार है? क्या उन अधिकारियों की गलती नहीं जिन पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी? क्या उन नेताओं की गलती नहीं जिन्हें जनता ने अपनी सुरक्षा के लिए चुनकर भेजा था? इसीलिए आपको 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर उन अधिकारियों और नेताओं की घंटी बजानी है जो पानी सिर से ऊपर जाने पर जागते हैं और फिर बाढ़ को कुदरत का कहर कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं। आप देखते जाइए, लेकिन असम के दर्द की तस्वीरों का अंत नहीं होगा। असम का दर्द हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। 10 जून को 4 जिलों पर बाढ़ का असर था जो अब बढ़कर 33 हो गया। 15 जून को 18 जिलों के 314 गांव बाढ़ से प्रभावित थे। 16 जून को बाढ़ ने 25 जिलों के 1702 गांव को चपेट में ले लिया। 17 जून को 28 जिलों के 2903 गांव तक बाढ़ पहुंच गई। 18 जून को 32 जिलों के 4291 गांव बाढ़ पीड़ित हो गए। 19 जून 33 जिलों के 5137 गांव तक बाढ़ ने तंग करना शुरू कर दिया। इस मां को देखिए जो अपने बच्चों को बाढ़ से बचाने की जुगत में लगी है, या एलपीजी पहुंचाने की ड्यूटी पर लगे इस ट्रक को देखिए जो भूस्खलन में फंस गया और अब जिसे निकालने के लिए जेसीबी का सहारा लेना पड़ा। या फिर पहाड़ों को तोड़कर तेज आवाज से बहते इस झरने को देखिए। ये सब कह रहे हैं कि असम में हालात भयावह हैं। अब असम के 35 जिलों में से 33 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। करीब 42 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। असम की ये बाढ़ अब तक 73 लोगों की जान ले चुकी है। मृतकों में नगांव जिले के एक थाना प्रभारी सहित 2 पुलिसकर्मी शामिल हैं जो बाढ़ पीड़ितों को बचाने के लिए गए थे लेकिन खुद बाढ़ में बह गए। बाढ़ के हालात के चलते करीब 2 लाख लोगों को राहत शिविरों में जाना पड़ा। बाढ़ पीड़ितों के लिए 744 राहत शिविर बनाए गए। पानी के लिए सबका लोग का प्रॉब्लम हो रहा है। कोई निकल नहीं सकता है, कोई ऑफिस नहीं जा सकता है। वो हम लोग का ये दुकान है पूरा पानी पानी है। अंदर में घुस के बहुत सामान खराब हो गया, फ्रिज वगैरह सब खराब हो गया। तो परिस्थिति बहुत ज़्यादा भयानक हो गया है। हम लोगों का तो घर में वो देख रहा है आप लोग कैसे माने पानी घुस रहा है। हाँ, तो अभी तो वो जितना आदमी था वहाँ तो माने वो दूसरा जगह चला गया है। असम का दर्द सिर्फ आंकड़े नहीं बयां कर सकते हैं। असम का दर्द असम के लोगों को हर वर्ष बाढ़ के तौर पर झेलना पड़ता है। साल दर साल होने वाले इस दर्द को मैंने भी झेला है क्योंकि मैंने कई बार असम से जाकर बाढ़ की रिपोर्टिंग की है और आप तक उन लोगों के दर्द को पहुंचाया भी है। लेकिन हर बार बाढ़ का कहर सिर्फ प्रकृति का गुस्सा नहीं होता है। कई बार ये सरकार की नजरअंदाजगी और बदइंतजामी का नतीजा भी होता है जो असम के लोग हर वर्ष झेल जाते हैं। सवाल सरकारों पर है, सवाल इंतजामों पर है। सवाल ये कि 21वीं सदी में आखिर तमाम साधन होने के बाद भी चौतरफा कहर को रोका क्यों नहीं जा सका। एक तरफ बाढ़ में फंसी जिंदगी, दूसरी तरफ भूस्खलन की मार, तीसरी तरफ फसल को बर्बादी से आर्थिक मार, चौथी तरफ विकास पर ब्रेक। ये 4 तस्वीरें असम की बर्बादी की पूरी कहानी बयां कर रही हैं। असम का कुल क्षेत्रफल 78,438 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 56,000 वर्ग किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में है, जबकि 22,000 वर्ग किलोमीटर बराक नदी घाटी में है। इसीलिए यहाँ बाढ़ और भूस्खलन का खतरा हमेशा बना रहता है।
इतना ही नहीं, नदियां अपने साथ भारी तादाद में गाद लाती हैं, जिससे ना निपटे जाने पर बाढ़ को टाला नहीं जा सकता। तैयारी में कुछ कमी नहीं रह गया। हाँ, ये ठीक है, पूर्वानुमान में थोड़ा कमी रह गई, क्योंकि असम लास्ट 1000 ईयर्स इसे बाढ़ का सामना कर रहा है। ये वैली में बहुत कॉमन सा एक सिचुएशन है, लेकिन इस बार बारिश ज़्यादा होने से सिचुएशन ज़्यादा खराब हो गया। दरअसल असम की बनावट ऐसी है कि यहाँ पर बाढ़ की आशंका लगातार बनी रहती है। काजीरंगा जैसे इलाकों में तो बाढ़ एक ज़रूरत है, क्योंकि वो हर साल नई फसल के लिए नया पानी लेकर आती है और पुरानी मिट्टी को बहा कर लेकर चली जाती है। लेकिन सरकार को ज़रूरत है थोड़ी बेहतर तैयारी की, और इस तैयारी का एहसास तब होता है जब पानी सर से ऊपर जा चुका होता है, आधे से ज़्यादा असम डूब जाता है, और उसके बाद सरकार एकदम से एक्शन मोड में आ जाती है और काम करने की कोशिश दिखाने शुरू कर देती है। आज ही मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में हवाई मार्ग से राहत सामग्री गिराने का निर्देश दिया गया। অহাকালি ইণ্ডিয়ান এয়াৰফ'ৰ্ছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে 1 লাখ লিটাৰ ডিজেল পেট্ৰল লৈ শিলচৰলৈকে বিশেষ বিমান চলাব। আগতে ইমান ডাঙৰ অসমৰ ইতিহাসত এয়াৰ ড্ৰপিং ইমান বৃহৎ পৰিমাণে কেতিয়াও হোৱা নাছিলে। নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেলৱেও বিশেষ ৰিলিফ ট্ৰেইন চলাবৰ বাবে তেওঁলোকে আমাক আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে। ये निर्देश इसलिए देना पड़ा क्योंकि बाढ़ प्रभावित अधिकांश इलाके रेल और सड़क मार्ग से कट चुके हैं। यहाँ बिजली और खाने का कोई बंदोबस्त नहीं, इसीलिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ राहत और बचाव कार्य में लगे हैं। माना ये भी जा रहा है कि अनियंत्रित इंसानी गतिविधियों से भी हालात बिगड़ रहे हैं। ब्रह्मपुत्र वैली में बाढ़ का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ये वैली ही ऐसा है, जियोलॉजिकली बाढ़ का परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ निकालना बहुत मुश्किल है। इसलिए सरकार को लोगों को कुछ सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा, वही प्रिपरेशन। पहले से ही हम लोग को बाढ़ के लिए खुद को प्रिपेयर रखना पड़ेगा। हैरान करने वाली बात यह है कि असम में हो रही बारिश आंकड़ों के अनुसार पहले से कम हो रही है। कई जिले तो ऐसे हैं जहां पिछले वर्ष से भी कम बारिश इस बार रिकॉर्ड की गई है, लेकिन बाढ़ का कहर कहीं भी कम नहीं हो रहा है। जानकार इसे जलवायु परिवर्तन और उसके पीछे के सारे कारण ही बता रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग की क्लाइमेट रिसर्च एंड सर्विस रिपोर्ट कहती है 30 साल में असम में बारिश घटी है, लेकिन बाढ़ का कहर बढ़ा है। इसकी वजह है कि अब कम दिनों में ज्यादा बारिश हो रही है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो डाटा है, वो डाटा के अनुसार इस बार जून महीने में अभी तक जो रेनफॉल हुआ है वो है 16.4 मिलीमीटर, और लास्ट ईयर जून में ये था 13.6 मिलीमीटर। लास्ट ईयर क्यूमुलेटिव रेनफॉल अमाउंट था 266 मिलीमीटर, और इस साल जून महीना अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ, इस साल अभी तक वो डाटा है 546 मिलीमीटर, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स इस बार ज़्यादा हुआ रेनफॉल। इसीलिए बाढ़ का जो सिचुएशन है वो ज़्यादा खराब हो गया। हालात गंभीर हैं और ऐसे में सरकार का काम सिर्फ राहत सामग्री बांटना नहीं, बल्कि वो सारी तैयारी करना है जिससे बाढ़ कम आए, और अगर आए तो नुकसान कम हो। दावे बहुत हैं, लेकिन सच्चाई वही है जो सामने दिखाई दे रही है। केंद्रीय जल आयोग के बुलेटिन के अनुसार कोपली नदी नगांव जिले के कामपुर में, ब्रह्मपुत्र नदी निमाटी घाट, तेजपुर, गुवाहाटी, कामरूप, गोलपारा और धुबरी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सुबनसिरी, पुथिमारी, पगलाडिया, मानस, बेकी बराक और कुशियारा नदियां भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बस दुआ ये मांगी जा रही है कि आने वाले दिनों में भारी बारिश ना हो और बाढ़ का कहर कम होने से राहत मिले। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी
कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।